हेलो एवरीवन। तो बीपीएससी ट्री 4 के सीरीज में हम लोग ये एक नया वीडियो और ऐड कर रहे हैं जो कि चैप्टर 3 का है, मुग़ल 16वीं से 17वीं शताब्दी के बारे में। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। साथ ही साथ यह ध्यान रखें कि अगर बीपीएससी ट्री 4 क्वालिफाई करना है तो आपको एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके पॉइंट्स को, फैक्ट्स को आपको याद करना होगा। इसके अलावा कोई भी सोर्स आपके काम नहीं आने वाला है। समय अगर बीत गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस सीरीज में आप जुड़े रहें। इससे पहले वाले में चैप्टर 7 का वीडियो डाला गया है जिसको आप देख लें अच्छे से, और नोट्स भी बनाएं साथ में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम बताते जा रहे हैं, आप इसका नोट्स बनाते चलिएगा और इन्हीं फैक्ट से क्वेश्चन आना है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना नया चैप्टर 4, जिसमें कह रहा है मुग़ल 16वीं से 17वीं शताब्दी। अब ध्यान रखना है कि सारा चीज़ नहीं पढ़ना है। तो शुरू में जो ये दिया है इंट्रोडक्शन है, इसको हम लोग ऊपर जहाँ पर देख लेते हैं कि क्या है। कह रहा है कि अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत, मीन्स मुग़ल से पहले बहुत सारे शासक आए भारत में। उन सारे शासकों ने शासन तो किया, लेकिन एक सीमित क्षेत्र में, सीमित दायरे में, एक छोटे से भूभाग पर अपना शासन स्थापित कर पाए। साथ ही साथ कभी कभी किन्हीं राजाओं ने अपने क्षेत्र को का विस्तार किया, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक सका। क्यों नहीं टिक सका? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत विविधताओं से भरा हुआ है, लेकिन यह मुग़ल ही था जो एक बड़े भूभाग पर शासन लंबे अवधि तक सुनियोजित तरीके से कर पाया। तो कह रहा है 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। किन्होंने? मुग़लों ने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। तो ये मुग़ल के बारे में है। आगे क्या है इसके बारे में हम लोग नहीं समझेंगे कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ये सब अच्छा था, शासन प्रणाली, ये सब चीज़। मुग़ल कौन थे, प्रश्न यह उठता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा कि मुग़ल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। और वो दो शासक वंश कौन थे? तो पहला माता की ओर से मंगोल आता था और पिता की ओर से कौन आता था? तो तुर्की के शासक तैमूर आता था। ठीक है, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई। किसकी मृत्यु 1404 में हुई? तो तैमूर की मृत्यु 1404 में हुई। ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना है कि माता की तरफ से कौन सा आता था? मंगोल। मंगोल में आप पहचान सकते हैं चंगेज खान से, एक महत्वपूर्ण शासक था मंगोल वंश का। और पिता की तरफ से कौन था? इराक और वर्तमान तुर्की का शासक तैमूर लंग था, जो लंगड़ा था। परंतु मुग़ल अपने को मुग़ल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करता था। मतलब मुग़ल को यह पसंद नहीं था कि उसको कोई मंगोल का वंशज कहे, बल्कि वह चाहता था कि लोग उसे तिमूर से जोड़ करके देखे, तैमूर वंशज से जोड़ के देखे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि मंगोल का जो इतिहास है काफ़ी नृशंस इतिहास है, माने बहुत हत्याओं से भरा हुआ है, और साथ ही साथ वह इन मुग़लों के को हराए भी हुए हैं। तो ये नहीं चाहते हैं कि इसका नाम उससे जुड़े, इसलिए वो लोग अपने आप को तैमूर से जोड़ के देखते थे। तैमूर से इसलिए जोड़ के भी देखते थे कि कह रहा है मुग़लों के प्रतियोगी उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ तैमूर के वंशज होने पर गर्व अनुभव करते थे, इसलिए क्योंकि इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। किसने दिल्ली पर 1398 में कब्जा किया था? तैमूर लंग ने। बड़ा ये भी तो नृशंस ही था, लेकिन अपना अपना मानना है। तो ये था उसके उत्पत्ति से आधारित, कि किसके उत्पत्ति से? मुग़ल की उत्पत्ति से, कि मुग़ल कहाँ से आया है, कहाँ से उसका उत्पत्ति हुआ है। तो आप जान सकते हैं कि मंगोल और तैमूर वंश दो वंश था जिससे उसका उत्पत्ति हुआ है। लेकिन वो लोग अपने आप को प्रेफर करता था क्या कहलाना? तो तुर्की से बिलोंग कर रहा है, तैमूर वंश से बिलोंग कर रहा है, यह कहलवाना पसंद करता था। आगे हम लोग मुग़ल के सैन्य अभियान के बारे में देखेंगे। सैन्य अभियान बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। प्रथम मुग़ल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मतलब 12 वर्ष की उम्र में ही 1494 में वह फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया था, मतलब वहाँ का शासक बनने का बनाया गया था उसको। लेकिन मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों ने के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अब देखिए यहीं पर दुश्मनी रोपा हुआ है कि उज़्बेकों पर आक्रमण ने, उज़्बेक किससे ताल्लुकात रखते हैं? मंगोलों से। तो उज़्बेक आक्रमण किया और इसको गद्दी से हटा दिया। तो जो इसके बाप दादा को हटाया उसको कैसे ये अपना फेवरेट मानेगा या अपना करीबी मानेगा? अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। किसने कब्जा किया? बाबर ने 1504 में काबुल पर कब्जा किया। ये डेट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखना है। ये 1494 वाला भी इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है कि उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। मीन्स 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराने के बाद उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे के टॉपिक को हम लोग देखते हैं। आगे यहाँ पर बड़ा अच्छा दिया है, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं कि 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ है। ओके, और बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। मतलब याद रखिएगा कि तोप वगैरह का इस्तेमाल का शुरुआती दौर में किसको श्रेय जाता है? तो बाबर को श्रेय जाता है।
आगे हम लोग उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं देखेंगे कि आगे के वंशज को कैसे राजगद्दी सौंपा जाता था। तो जनरली हम लोग के यहाँ क्या देखने को मिलता है, जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, जो बड़ा पुत्र होता है, उसको राजा बना दिया जाता है, शासक बना दिया जाता है। लेकिन मुगल में थोड़ा सा सिस्टम अलग था। ये क्या था, उत्तराधिकारी में वे सहदायाद, है ना, यहाँ पर ध्यान रखना है इस वर्ड को, सहदायाद, है ना, ये सब पूछ सकता है, सीटेट में भी पूछ सकता है, बीपीएससी ट्री 4 में भी पूछ सकता है कि सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। ठीक है, इसमें क्या होता था, उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। बड़ा अच्छा था ये, तो अच्छा ही था उसमें, जो हम लोगों को सीखना चाहिए कि उसमें उत्तराधिकार का विभाजन किया जाता था, समस्त पुत्रों में समान माने संपत्तियों का बंटवारा कर दिया जाता था कि कोई विवाद ही न रहे। फिर भी विवाद कर लेते थे ये लोग, जैसे औरंगजेब के केस में मिलता है, कितने भाइयों को मारा, है ना, इस प्रकार से। लेकिन यह याद रखना है हम लोग की उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं क्या थी, किस मेथड को फॉलो करता था प्रोसेस को, तो सहदायाद। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, मुगल के अन्य शासकों के साथ संबंध क्या थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अन्य शासकों के साथ अच्छा संबंध रखता था ये, जनरली वैवाहिक संबंध भी स्थापित करता था। आगे हम लोग को यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि जहांगीर, वैवाहिक संबंध से संबंधित चीज़ दिया है कि जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर, जो कि वर्तमान में जयपुर है, कि राजपूत शासक की पुत्री थी। वहीं शाहजहां की माँ भी राठौर राजकुमारी थी। वह मारवाड़, जो कि जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो ये इतना फैक्ट आपको याद रखना है कि राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ जो हुई, जो महत्वपूर्ण था, वैसे तो बहुत हुआ होगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण था उसका वर्णन यहाँ पर है। आगे हम लोग देखते हैं मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित हुए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्य को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। मीन्स अब इतने बड़ा शासन व्यवस्था है तो इसको चलाने के लिए कुछ न कुछ अधिकारियों की ज़रूरत होगी। इसके लिए मुगलों ने बहुत सारे लोगों को नियुक्त किया था। उसी के बारे में है, कह रहा है कि शुरू शुरू में क्या होता था, ज़्यादातर सरदार तुर्की को तुरानी भी कहते हैं थे, लेकिन अब इस छोटे से समूह में अनेक अन्य वर्ग के लोगों को भी जोड़ा जाने लगा। किनको किनको जोड़ा जाने लगा, ईरानियों को, भारतीय मुसलमानों को, अफगानों को, राजपूतों को, मराठों को और अन्य समूहों को भी सम्मिलित किया गया। क्या चीज़ में सम्मिलित किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन में, शासन व्यवस्था में, शासन चलाने के लिए, ताकि विद्रोह ना हो, लोगों को ये ना लगे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, पक्षपात हो सका है। और इसके पीछे क्या मंशा थी, इसके पीछे यही मंशा थी कि लोगों का विश्वास मुगलियों में बना हुआ रहे, मुगलिय शासकों में बना रहे। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। तो याद रखिएगा, मनसबदार बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, नोट्स में लिख लेना है कि मनसबदार किनको कहा जाता है, जो मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह थे। जैसे अभी आईएएस वाईएएस हो गया, एसडीओ एसडीओ, ये सब अलग अलग, उसी को हम लोग मनसबदार कहते हैं। नोट्स बनाते चलिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, भागिएगा तो भागते रह जाइएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि मनसबदार शब्द के बारे में थोड़ा सा बताया है कि मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। मतलब बेसिकली याद रखना है कि मनसब मतलब पद हो गया। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, है ना, मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। मतलब होता है ना, अभी के डेट में लेवल होता है, फलाना पे लेवल पे है ना, इस पद पर है, हायरकी जो डिसाइड हम लोग करते हैं, उस समय हायरकी डिसाइड करने के लिए यही मनसब का यूज किया जाता था। इसके तहत क्या क्या चीज़ निर्धारित हो जाता था, तो पद निर्धारित हो जाता था, वेतन निर्धारित हो जाता था, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित हो जाता था। पद और वेतन का निर्धारण जो है जात की संख्या पर करते हैं। जात भी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जात से क्या निर्धारित होता है, तो पद और वेतन जो है जात से निर्धारित होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जात की संख्या पर निर्भर करता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी। माने जिसका जितना जात ऊपर है उसका उतना ही प्रतिष्ठा बढ़ रहा है। जात मतलब ये नहीं कि अभी के जात को आप समझिए कि कोई राजपूत है, कोई यादव है, ये नहीं, जात अलग है। उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। माने जिसका जितना ज़्यादा जात हो गया उसका वेतन उतना अधिक हो गया, उसका प्रतिष्ठा भी उतना ही है, मान सम्मान स्टेटस भी उतना ही ऊपर है। कह रहा है जो सैन्य उत्तरदायित्व तो मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मतलब जो जितना बड़ा सैन्य उत्तरदायित्व है उतना ही ज़्यादा उसको घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण करने के लिए लाते थे। मतलब उनका चेकिंग भी होता था कि सही ढंग से है कि नहीं, जितना बोल रहा है उतना है कि नहीं। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे, मतलब उन पर चिन्ह उकेरा जाता था गर्म लोहे से।
एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। सैनिक कितने हैं उनका भी हिसाब बही खाता मेंटेन रखा जाता था। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिक को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मतलब आपको सैनिक रखना है, लेकिन पेमेंट कौन करेगा? राजा करेगा। अब राजा कैसे पेमेंट करेगा? तो आपको राजा के पास ले जाना है सैनिकों को, घुड़सवारों को, घोड़ों को, और उनकी गिनती करवानी है। जिसके पास जितना है उसको उतना पेमेंट मिल गया। आगे क्या है? मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। मनसबदार को कैश नहीं मिलता था, सैलरी नहीं मिलता था। मनसबदार को जो है राजस्व एकत्रित करने वाला भूमि मिलता था। माने भूमि का टुकड़ा मिल गया, उस पर जो कर हुआ वो कर रख लेगा मनसबदार, जिसे हम लोग जागीर कहते हैं। जागीर याद रखिएगा। और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। इक्ता जो है ना, ये सल्तनत पीरियड से संबंधित है। मतलब ये जो जागीर है इक्ता से मिलता जुलता चीज़ है ना, लेकिन थोड़ा सा भिन्नता है दोनों के प्रोसेस में, प्रोसीजर में। ठीक है, तो जागीर और इक्ता सिमिलर हैं, सेम नहीं है। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे। मतलब लेकिन यहाँ पर देखिए डिफरेंट है। इक्ता अपने जागीर पर रह सकता था, अपने जो रैयत था उस पर रह सकता था, जहाँ पर उसको कर वसूलने के लिए जो ज़मीन दी गई है उस ज़मीन पर रह सकता था। लेकिन जागीर ऐसा नहीं कर सकते थे। जागीर को जो मिला वो तो ठीक है, वहाँ से कर वसूलने के लिए वह नौकरों को रखता था, और जागीर को कहीं और पोस्टिंग दे दिया जाता था कि वहाँ पर जाकर के तुम काम करो। तो इस प्रकार की व्यवस्था अकबर के शासनकाल में या मुगलों के शासनकाल में थी। अकबर नहीं, मुगलों के लिए कहिए। अब क्या हो रहा है? उनके पास अपनी जागीरों में से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे सेम देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। तो इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना है आपको। 2-3 टर्म इस टॉपिक में याद रखना है। पहला क्या था? जात क्या है, मनसबदार क्या है, मनसब क्या हो गया, है ना, क्या क्या चीज़ निर्धारित होता था इनसे। आगे कह रहा है जात की श्रेणियाँ। 5000 जात वाले अभिजातों का 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। मतलब जिसका जितना ज़्यादा जात होगा, जात का संख्या, उतना ही ऊंचा उसका ओहदा होगा। तो 5000 वाले स्वाभाविक है 1000 जात वाले से ऊंचे हो गए। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। माने अकबर के समय में 5000 जात वाले लोग कितने थे, मनसबदार कितने थे? 29 थे। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल के आते आते इन मनसबदारों की संख्या 79 हो गई, 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? क्या राज्य का खर्चा बढ़ा होगा इससे? ये आपको सोचना है। तो स्वाभाविक है बढ़ा होगा, नहीं बढ़ने का सवाल क्या है। अब हम आगे के टॉपिक को देखते हैं, जब्त और जमींदार। अब यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580, यह अवधि याद रखना है, 1570 से 1580। और ये भी याद रखना है कि राजस्व मंत्री कौन था अकबर का? तो टोडरमल था कि काल अवधि के लिए कृषि के पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया था। मतलब अकबर के समय में टोडरमल ने भूमि का सर्वेक्षण किया, और उसमें क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखा कि कृषि का पैदावार किस भूमि पर कितना हो रहा है, उसका कीमत कितना होना चाहिए, कृषि भूमि कितना है, इन सारी चीज़ों का सर्वेक्षण किया गया था। कितने अवधि के लिए? 10 साल, 1570 से 1580। इन आंकड़ों के आधार पर ही प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में राजस्व निश्चित किया गया था। तो कितना साइंटिफिक व्यवस्था था ये। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहते हैं। ठीक है, जब्त कहते थे। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे। मतलब जहां भूमि का निरीक्षण हो रहा है वहीं पर ये नियम लागू होगा, और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसे निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांत में संभव नहीं हो पाया था। ये भी एक ये क्या है, याद रखना है। पूछ सकता है इनमें से किन राज्यों में ये बंदोबस्ती जो तोदरमल के द्वारा लाया गया वो नहीं लग पाया था। तो आपको ऑप्शन में मारना होगा गुजरात, बंगाल। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में दिया है इस चैप्टर में। क्या है इसमें? कह रहा है कि अबुल फजल जो है ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। किस इतिहास को? अकबर के बारे में, मुगलों के शासनकाल के बारे में। ठीक है, जिसका शीर्षक क्या है? अकबरनामा। ठीक है, तो अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। अब क्या है? 3 जिल्द है। 3 जिल्द माने 3 वॉल्यूम में लिखा गया है यह किताब। पहला वॉल्यूम के बारे में क्या कह रहा है? पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, माने पहला वॉल्यूम में अकबर के पूर्वजों का। दूसरे में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है, माने दूसरा जो वॉल्यूम है उसमें अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है। तीसरे में जिल्द आईने अकबरी है। तीसरा जिल्द क्या है, माने तीसरा वॉल्यूम क्या है? आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य, भूगोल आदि का ब्यौरा मिलता है। तो याद रखिएगा, आपको यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने वॉल्यूम में छपा था या लिखा गया था आईने अकबरी? तो आप बोलिएगा 3। पहला वॉल्यूम किस चीज़ से संबंधित है? तो अकबर के पूर्वजों का बयान है उसमें। दूसरा वॉल्यूम किससे है? तो अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। और तीसरा में क्या है? तो तीसरा में अकबर के शासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य, भूगोल आदि के बारे में है। तो ये आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम क्या है कि विविध प्रकार की चीज़ों जैसे फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी, राजस्व का सांख्यीकरण, विवरण आदि सब इसमें लिखा गया था।
तो ये था आईने अकबरी से संबंधित क्वेश्चन, बड़ा पूछता है यहाँ से, याद रखना है। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जहांगीर के दरबार में नूरजहां का क्या स्टेटस था, कितना प्रभाव था, कितना दखल था। तो कह रहा है मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। पहले यह नूरजहां नहीं कही जाती थी, मेहरुनिसा कही जाती थी, बाद में इसे नूरजहां कहा जाने लगा। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार थी और समय समय पर सहयोग करती थी। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी कराए, याद रखिएगा, पूछ सकता है सोना का, चांदी का, तांबा का, क्या चीज़ का, तो चांदी का, जिनमें एक ओर स्वयं के खिताब को उत्कीर्ण था, माने खुद का, और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा, ये देखिए दस्तावेज है, नूरजहां द्वारा किया गया आदेश है, फरमान है, यह दिखाया गया कि किस प्रकार का उस समय होता था। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें हम लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है। अब सुलह कुल के बारे में कह रहा है कि एक नीति था जो जिसके बारे में उसका पुत्र जहांगीर क्या व्याख्यान देता है, क्या कहता है। तो ये बता रहा है कि सुलह कुल के कारण क्या हुआ, बड़ा शांति हुआ, अमन हुआ, चैन हुआ, क्योंकि सारे धर्म को एक समान देखा जाने लगा, एक जगह सब लोग मिल के रहने लगे। तो ये बता रहा है कि किस प्रकार से आपसी सौहार्द था उस समय, तो इसी को बता रहा है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, बस सुलह कुल याद रखना है किसका सिद्धांत था, तो अकबर का था, अकबर के शासनकाल में था। आगे यहाँ पे कह रहा है 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य, मैंने 17वीं शताब्दी में या उसके बाद मुगल साम्राज्य का क्या अस्तित्व था, क्या स्वरूप हो गया, उसके बारे में कह रहा है कि मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि हुई, मैंने व्यवसाय वगैरह में इस सब में फायदा हुआ। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किसी कहानियों में वर्णित होता था, माने संपन्न देश था, है ना, ये कहने का मतलब। लेकिन आगे देखिएगा कि एक और त्रुटि मिलता है, यहाँ पर कमी मिलता है, क्या कि सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थीं, है ना, मुगल के शासनकाल में। तो पूछेगा कि मुगल के शासनकाल के समय में सामाजिक असमानताएं दिखाई देती थी कि नहीं, तो हाँ देती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें यह पता चलता है कि मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों का वेतन के रूप में दिया जाता था। मतलब इतना बड़ा पोर्शन कुछ ही लोग के पास था, बाकी लोग के पास क्या रहा होगा, समझ सकते हैं। तो इससे असमानता दिखा रहा है कि सामाजिक असमानता था, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं देखना है। अब यहाँ कह रहा है कि जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। जो भी मनसबदार था, जमींदार था, बड़ा बड़ा लोग था, वो लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया था जैसे ही मुगल साम्राज्य कमज़ोर होना शुरू हुआ। आगे हम लोग क्या देखते हैं, तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद के चैप्टर के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ इस सीरीज में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यही एक उपाय है आपके लिए एग्जामिनेशन में सक्सेस होने का, दूसरा कोई नहीं है। और जब समय मिले तो आप इस क्वेश्चन आंसर को भी कर सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। थैंक यू।